हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 का एक पार्ट फर्स्ट रहेगा, यानी पहला पार्ट इसका हम देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या हम देखने वाले हैं, पहले वो हम देख लीजिएगा टॉपिक। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, यानी ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं, ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं जो कि ब्लड पे काम करते हैं या ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन पे काम करते हैं। और हम इसका क्या क्या देखेंगे, इसका देखेंगे वही डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। किस किस का हमको देखना है, हिमेटिक का देखना है, एंटीकोगुलेंट का देखना है, एंटीप्लेटलेट और साथ में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का देखना है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे दो कैटेगरी की। पहला कैटेगरी क्या होगा, हिमेटेनिक होगा। दूसरा कैटेगरी होगा एंटीकोगुलेंट के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीप्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, ड्रग एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ब्लड इज ए इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। हम सब जानते हैं ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ब्लड क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, जो परफॉर्म करता है वाइटल फंक्शन, जो बॉडी के, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के जो स्पेशल फंक्शन होते हैं, जो बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरत वाले फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन को परफॉर्म करने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी जैसा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, यानी हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम क्या करता है, हमारा ब्लड करता है। न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना, जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। साथ में हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कौन काम करता है, ब्लड करता है। और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम जो करता है हमारा ब्लड करता है। इट आल्सो प्ले ए मेजर रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ये कह रहा है कि बहुत अधिक रोल प्ले करता है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमको बीमारी से बचाने में मदद करता है हमारा ब्लड। साथ में मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिस, और हेल्प करता है होम्योस्टेटिस मेंटेन करने में। कहने का मतलब है हमारी बॉडी की जो भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं, जैसे बॉडी की टेम्परेचर, इसको नॉर्मल बनाए रखने में ये मदद करता है। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो होते हैं, पहली बात देखिए, हम क्या है, हम लोग हैं होम्योटेलिक। हम क्या, ह्यूमन क्या होते हैं, होम्योटेलिक, मतलब हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट हो वो क्या हो, कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे पीएच हो गया, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जो ब्लड है इसमें प्ले रोल करता है, यानी इसमें इसका रोल होता है कि हमारी बॉडी की जो भी इन्वायरमेंट कंडीशन है उनको मेंटेन करके रखना। करें, ब्लड शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। इंपॉर्टेंट टिश्यू के मतलब भी हम बात किए हैं, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो ऑक्सीजन पहुंचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है और बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है, यानी बॉडी में क्या, होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके रखता है। ब्लड है और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, जैसे बोन मैरो, स्प्लीन। करें कि जो बोन मैरो होता है, स्प्लीन, स्प्लीन का मतलब अस्थमज्जा भी होता है। करें, ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ये क्या होते हैं, जैसे बोन मैरो और हमारे जो स्प्लीन होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है, यानी ब्लड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इन पर करने वाली दवाएं, जो इन पर काम करेगी, इन ऑर्गन पे जो दवा एक्ट करेगी, उस दवा को हम ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन कहा जाएगा। मतलब बोन मैरो और स्प्लीन पे काम करने वाली दवाओं को हम ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन के नाम से जानेंगे। क्लियर। स्कोप की बात करें, इसमें हम चैप्टर को हमको पढ़ना क्या है, चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं। इन चैप्टर में हम उन दवाओं को पढ़ते हैं जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन को बढ़ाती हैं या सुधारती हैं, यानी कह रहे हैं जो हीमोटोपोइसिस को क्या करते हैं, बढ़ाती हैं या सुधारती हैं, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ जाए या ठीक हो जाए। ब्लीडिंग को रोकती हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लॉट क्या होता है, सबको पता होगा, खून का थक्का जम जाना। मतलब जब हमको चोट लगती है, आप देखते हैं जब ब्लीडिंग होता है तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे देखेंगे खून जम जाता है, उसे कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। कह रहे हैं ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट को डिजोल्व भी करना। कह रहे हैं कि जो पहले से क्लॉट बना हुआ है उस क्लॉट को डिजोल्व भी करने के लिए फिर जो भी दवाओं को हम इस्तेमाल करेंगे उनको भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला किसको पढ़ेंगे, ब्लड फॉर्मिंग, जो ब्लड को बनाएंगे। दूसरा पढ़ेंगे जो ब्लीडिंग को रोकेंगे। तीसरा पढ़ेंगे जो क्लॉट को बनाएंगे। चौथा पढ़ेंगे कि जो इसमें क्लॉट है उसमें डिजॉल्व कैसे किया जाएगा। क्लियर। मेजर ड्रग ग्रुप्स कवर हो जाएंगे, जैसे हम बात करेंगे हेमाटेनिक्स एजेंट के। हेमाटेनिक्स एजेंट जो आपके टॉपिक में अभी हमने देखे थे, इसमें पढ़ेंगे आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। एंटीकोगुलेंट में पढ़ेंगे ब्लड क्लॉट बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी प्लेटलेट में पढ़ेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में हम एक और पढ़ेंगे थ्रोम्बोलाइटिक।
थ्रोम्बोलाइटिक पढ़ेंगे, इसमें पहले से बने क्लॉट को घोलने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और होम्योस्टैटिक एजेंट पढ़ेंगे, एक्सेस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इनको किस लिए इनका यूज होगा, इनका यूज किया जाएगा एनीमिया की बीमारी को ठीक करने के लिए, थ्रोम्बोसिस को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को जो हार्ट की बीमारी है उसको ठीक करने के, स्ट्रोक जो भी हार्ट की बीमारी है उसको भी, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बीमारी को ठीक करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। हम पहला जो अपना कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, जैसा हमने आपको बताया था, आज के लेक्चर में हम इसको 2 कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे। पहला जो हमारा कैटेगरी है हीमेटेनिक एजेंट के बारे में। हीमेटेनिक एजेंट आर द ड्रग विच टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। कह रहे हैं कि जो हीमेटेनिक ड्रग वे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, और प्रमोट रेड ब्लड सेल्स आरबीसी फॉर्मेशन, जिसे रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन क्या करते हैं, बढ़ा देती हैं। दिस ड्रग करेक्ट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस इन बोन मैरो। कहने सरल शब्दों में ऐसा कहें, ये जो दवाएं होती हैं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में जो डिफिशियंसी होती है उसको नॉर्मल करने के लिए बोन मैरो में क्या करती हैं, वो काम करते हैं। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है ब्लड फॉर्मेशन, यानी ब्लड फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में वो क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, जो कि जिससे क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और जो हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है वो क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सरल शब्दों में कहें, ये जो दवाएं होती हैं एनीमिया में खून बनने की प्रक्रिया को बेहतर कर देती हैं। एनीमिया हम सबको पता है, यानी हमारे बॉडी में ब्लड की कमी को हम एनीमिया कहते हैं, और इस कंडीशन में हमको क्या चाहिए, हमारी बॉडी में ब्लड बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो हीमेटेनिक एजेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन कमी हुई जो खून की मात्रा है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, इसको क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं और बोन मैरो के द्वारा ब्लड का फॉर्मेशन करवा देते हैं। देखिए, हीमेटेनिक एजेंट आर ड्रग व्हिच इंप्रूव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। कारण हीमेटेनिक जो ड्रग होते हैं, हीमेटेनिक जो ड्रग होते हैं, एजेंट होते हैं, वो इंप्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन जिससे बनने लगे, एंड आरबीसी का प्रोडक्शन, और आरबीसी उससे बने, बाय सप्लाइंग इसेंशियल फैक्टर, कुछ सप्लाई करके क्या, इसेंशियल फैक्टर को, बाय स्टिमुलेटिव बोन मैरो एक्टिविटी, या बोन मैरो की एक्टिविटी को बढ़ा करके इन क्या करते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अर्थात ब्लड फॉर्मेशन की गुणवत्ता और मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, जिसमें जो पहला क्लासिफिकेशन हो क्या होता है, आयरन प्रिपरेशन। हम सबको पता है, हम सब कहते हैं आयरन खाया करेंगे, जैसे पालक हो गया, सब चीज़ें, क्यों, कुछ आयरन मिलता है, आयरन से हम जानते हैं हमारा ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ता है। तो जैसे आयरन प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमोरेट, फेरस ग्लूकोनेट, आयरन डेस्टोन, आयरन सुक्रोज, और साथ में हम पढ़ेंगे विटामिन प्रिपरेशन। विटामिन प्रिपरेशन हम जानते हैं ब्लड को मैचुरेशन के लिए उनको विटामिन की जरूरत होती है, जैसे विटामिन B12 हो गया, आपको फोलिक एसिड हो गया, तो हम पढ़ेंगे फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सीकोबालामिन। हम साथ में और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट, मतलब जो बोन मैरो को क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। इसमें क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन होगा, साथ में डर्बापोइटिन अल्फा भी होते हैं। हम पढ़ेंगे अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक एक का देखेंगे। आयरन प्रिपरेशन का देखिए, तो आयरन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हम जानते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या होता है, आयरन का बना होता है। अगर आयरन की हम मात्रा बढ़ा देंगे बॉडी में तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और करें फैसिलिटेट हीम सिंथेसिस, इंक्रीज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, वही हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इंप्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और करें जो ब्लड की जो ऑक्सीजन की जो कैरी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। हम बात करेंगे अब इसके आगे फोलिक एसिड की, तो रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस इन डेवलपिंग आरबीसी। कारण जो आरबीसी को डेवलप करने के लिए फोलिक एसिड की जरूरत होती है, और इंश्योर नॉर्मल मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इन बोन मैरो। और जो इरिथ्रोसाइट यानी जो होते हमारे आरबीसी हैं, जो बोन मैरो में जो मैच्योर होते हैं, उन मैच्योरेशन के लिए फोलिक एसिड का होना बहुत जरूरी होता है। प्रिवेंट मेगालोब्लास्टिक चेंज, जो मेगालोब्लास्टिक हम जानते हैं एबनॉर्मल, जब उसके साइज आरबीसी को बहुत बड़े हो जाते हैं तो कंडीशन होती है, बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको फोलिक एसिड चाहिए, क्योंकि नहीं तो आरबीसी का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करेंगे विटामिन B12 की, तो इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन एंड आरबीसी मैच्योरेशन। ये भी क्या करता है, सेल डिवीजन में और आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। मेंटेनेंस न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अलॉन्ग विथ हीमोटोपोइसिस, और करें ब्लड फॉर्मेशन के साथ साथ ही क्या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। और प्रिवेंट परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया
जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है और इससे क्या होता है कभी कभी नर्व भी हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B12 की होना बहुत जरूरी है। अगला क्या, इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट बोन मैरो स्टेम सेल। ये क्या करता है, बोन मैरो स्टेम सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे इरिथ्रोपोइसिस एंड आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पर्टिकुलर इफेक्ट इन क्रोनिक किडनी डिजीज, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज होते हैं उनमें ये क्या होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी किडनी में हार्मोन बढ़ने पर क्या होता है उपयोगी होता है। क्लियर। डोजेस की बात करें इसके, तो फेरस सल्फेट क्या होता है 200 mg ओरली दिया जाता है 2 से 3 बार। फोलिक एसिड 5 mg दिया जाता है दिन में 1 बार। विटामिन B12 100 से 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर या वीकली या पर मंथ दिया जाता है। इरिथ्रोपोइटिन की बात करें तो 50 से लेकर 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी सब क्यूटेनियस या IV 2 से 3 टाइम पर वीक दिया जाता है। इंडिकेशन की बात करें किस में इनका यूज किया जाएगा, अगर किसी को आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक अभी हमने बताया था विटामिन B12 की कमी से होता था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है फोलिक एसिड की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे एनीमिया देखने को मिलता है, अक्सर आप सबको पता होगा, और एनीमिया फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए भी देखने को मिलता है। तो इन सब कंडीशन में हम इन सब मेडिसिन यानी हिमेटेनिक एजेंट की इस्तेमाल करेंगे और इस बीमारी को ठीक करेंगे। कंट्राइंडिकेशन किस में नहीं देना चाहिए आप सबको पता है, हीमोक्रोमेटोसिस होगा तो नहीं देंगे, हीमोसाइडरोसिस होगा नहीं होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया है तो नहीं देंगे, अगर किसी को आयरन प्रिपरेशन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देंगे, एनीमिया विदाउट आयरन डिफिशियंसी, अगर किसी को आयरन की डिफिशियंसी नहीं है और उसे एनीमिया है, यानी गलत एनीमिया देने से आयरन ओवरलोड का खतरा बढ़ जाए, उसमें क्या होगा आयरन बढ़ जाएंगे। अगर उसको आयरन की कमी नहीं है, किसी दूसरे कारण एनीमिया है, तब भी हम उस पेशेंट को दवा को यानी हिमेटेनिक एजेंट को नहीं देंगे। क्लियर। जो अगला अपना कैटेगरी है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के बारे में आप सबको पता ही होगा। कोगुलेंट का मतलब होता है क्या, क्लॉट बनाना। एंटी का मतलब क्या हो गया, खिलाफ, यानी उसके विपरीत। कह रहे एंटीकोगुलेंट आर ड्रग व्हिच प्रिवेंट डिले कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कह रहे जो कि ब्लड को कोगुलेट, जैसे दही होता है, दही क्या कोगुलेशन से बनता है, यानी दूध के कोगुलेशन से दही बनता है, तो ऐसे जो ब्लड के कोगुलेशन से होता है क्या थक्का बन जाता है। तो एंटी का मतलब क्या हो गया, खिलाफ, तो मतलब यानी थक्का बनने से रोकना। ठीक है, व्हिच प्रिवेंट करते हैं, डिले करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड को, यानी जो ब्लड की कोगुलेशन को रोकते हैं उसे प्रिवेंट करते हैं। इंटरफेयरिंग विद द क्लॉटिंग प्रोसेस, यानी क्या करें जो उसके क्लॉटिंग प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस करके, कोई इसमें इंटरफेयरिंग करके। क्लियर। दीज ड्रग डू नॉट डिजॉल्व ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट। कारण जो ड्रग होते हैं क्या करते हैं, डिजॉल्व नहीं करते हैं जो कि पहले से बना हुआ क्लॉट है, जो पहले से क्लॉट बन गया है, जो पहले से थक्का बन गया उसे डिजॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं उसको रोकते हैं। बट दे प्रिवेंट फॉर्मेशन, वो क्या करते हैं, वो रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं उस क्लॉट को बनने से। एंड एक्सटेंशन ऑफ थ्रम्बस, और थ्रम्बस को क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। सरल शब्दों में कहें, ये जो दवाएं होती हैं खून को जमने से रोकती हैं और एबनॉर्मल क्लॉट बनने से बचाती हैं, यानी कोई भी बॉडी में एबनॉर्मल क्लॉट ना बन पाए। एंटीकोगुलेंट आर डिफाइंड एज ड्रग व्हिच इनहिबिट ब्लड कोगुलेशन। कह रहे हैं कि एंटीकोगुलेंट को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि जो इनहिबिट करते हैं ब्लड कोगुलेशन को बाय एक्टिंग ऑन क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि किस पर काम करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर पे, यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर मतलब हम पढ़े होंगे टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जिससे हमारा ब्लड क्लॉट होता है। एक स्टेप बाय मैकेनिज्म होता है, एक स्टेप करके बढ़ता है। प्लेटलेट रिलेटेड मैकेनिज्म पर काम करते हैं और देयर बाय मेंटेनिंग ब्लड इन द फ्लूइड स्टेट, और क्या करते हैं मेंटेन करते हैं जो हमारा ब्लड हो क्या फ्लूइड स्टेट, मतलब जैसे तरल द्रव की रहता है वैसे तरल द्रव के रूप में रहे, वो कहीं जमे न। क्लियर। अर्थात ये दवाएं जो होती हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म को ब्लॉक करती हैं, स्लो कर देती हैं, जिससे जो ब्लड हो क्लॉट ना हो। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट की बात करें तो हम सबको पता है मोस्ट कॉमन जो होता है हिपैरिन। हमारे ब्लड में जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट पाया जाता है हिपैरिन, जिसके कारण ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर कभी क्लॉट नहीं होता है। अगर हिपैरिन की आपको अगर कमी हो गई तो आपकी बॉडी में अंदर क्या हो जाएगा, क्लॉट बनने लगेगा, आपको हार्ट की जैसे समस्या देखने को मिलेगा। हिपैरिन इट्स डेरिवेटिव में पहला क्या, हिपैरिन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन जैसे इनॉक्सोपेरिन और साथ में डेल्टापेरिन। ओरल एंटीकोगुलेंट आते हैं जैसे वारफेरिन और एसिनोकोइमराल। हम आपको एक कंट्राइंडिकेशन बता देते हैं या ड्रग इंटरेक्शन जिसे हम कह सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा था हिपैरिन को और वारफेरिन को कभी भी एक साथ नहीं देना चाहिए। क्यों, अगर हिपैरिन और वारफेरिन को एक
साथ दे दिया जाएगा तो ये दोनों क्या करवा देंगे, दोनों क्या है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को थक्का बनाने से रोकेंगे और जो ब्लड को तरल द्रव में मेंटेन करेंगे। अगर हमने एक साथ दोनों दवाओं को दे दिया किसी पेशेंट को तो उस पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगा और उस पेशेंट का जो ब्लड होगा इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि नसों से उसका ब्लड जो होगा बहने लगेगा। इसलिए कभी भी इन दवाओं को एक साथ नहीं देना चाहिए। ये दोनों क्या है एक दूसरे के ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। आगे हम बात करेंगे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, जिसमें क्या होता है डाबिगा ट्रेन होता है, साथ में फैक्टर एक्स इनहिबिटर है जिसमें रिवारा, जोक्सोबान और एपिक्सा बैन भी आते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो हेपेरिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो फैक्टर होता है थर्ड को, और इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन एंड फैक्टर एक्स को, और साथ में प्रोड्यूस करता है इमीडिएट एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, यानी जिससे क्या हो कोई ब्लड थक्का न बनने पाए, यानी तेजी से खून जमने से क्या कर देता है, रोक देता है। हम बात करेंगे ओरल एंटीकोगुलेंट कैसे काम करते हैं, जिसमें हमने बात किया था वारफेरिन। इनहिबिट करता है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, जो विटामिन डी के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है, जैसे सेकंड हो गया, सेवंथ हो गया, नाइन्थ हो गया, 10th हो गया। तो रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर इन लीवर, और कारण जो एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जो लीवर में पाया जाता है उसे क्या करते हैं, उसे रिड्यूस कर देते हैं। इफेक्ट इन डिले बट लॉन्ग लास्टिंग, कर लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं इनको, यानी लंबे समय तक उपयोग में लेने के लिए ओरल एंटीकोगुलेंट का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, जो थ्रोम्बिन को ही डायरेक्ट इनहिबिट कर देते हैं और डायरेक्ट इनहिबिट कर देते हैं थ्रोम्बिन एंजाइम को, विच प्रिवेंट करता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। हम जानते हैं क्लॉटिंग होने के लिए फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइब्रिन जब बनेंगे तभी जाके ब्लड क्लॉट होता है। क्लियर। तो उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, जिसके कारण जो ब्लड होता है क्लॉट नहीं होता है। अगला क्या, फैक्टर एक्स इनहिबिटर, सिलेक्टिवली ब्लॉक फैक्टर एक्स, जो कि क्या होता है सिलेक्टिवली एक्स फैक्टर को जाके ब्लॉक कर देता है। रिड्यूस थ्रोम्बिन जनरेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन, जिससे जो थ्रोम्बिन का जनरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। डोजेज की बात करें तो हेपेरिन दिया जाता है 5000 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस दिया जाता है एवरी 10 से 12 आवर के बाद, और साथ में इनोक्सापैरिन दिया जाता है 1 mg पर केजी सबक्यूटेनियस वंस या ट्वाइस दिन में दिया जाता है। वारफेरिन की बात करें 2 से 10 mg ओरली दिया जाता है दिन में एक बार, और डाबिगाटाट्रेन जो दिया जाता है और दिया जाता है 150 mg ओरली दिन में 2 बार। रिवारक्सो बैन जो दिया जाता है वो दिया जाता है 10 mg से लेके 20 mg तक ओरली दिन में एक बार। क्लियर। हम बात करेंगे इंडिकेशन की। इंडिकेशन क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टियल फाइब्रिलेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में प्रिवेंट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में आफ्टर सर्जरी के बाद इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो बीमारी होते हैं इनको आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स में आपको पढ़ना होता है। क्लियर। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में आपको जो भी बीमारी हो सब आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। आगे हम बात करेंगे इसके कंट्रा इंडिकेशन की। देखिए कंट्रा इंडिकेशन किस में हम दवा को नहीं देंगे, तो कंट्रा इंडिकेशन देखेंगे एक्टिव ब्लीडिंग हो तो नहीं देंगे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो नहीं देंगे, साथ में हीमोफीलिया के कंडीशन नहीं देंगे, सीवियर लीवर डिजीज में नहीं देंगे, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन में देंगे, पेप्टिक अल्सर में, प्रेगनेंसी के टाइम ओरल एंटीकोगुलेंट को देना अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा अत्यधिक ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा उस पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत अधिक होगा। अगला है एंटीप्लेटलेट, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। देखिए बहुत मेहनत से आप पीडीएफ बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए लेक्चर बनाते हैं, तो आपका इतना फर्ज है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। क्लियर।